पहले कि अयन कुछ समझ पाता, श्रेयश्री ने अमानवीय शक्ति के साथ अयन को हवा में उठा लिया। अयन के फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगे। आंखों के सामने दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। डर और असहनीय दर्द से उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मौत जब महज कुछ सेकंड दूर थी, ठीक तभी आंखों के सामने उभर आया सुबह का वो मंजर। ऑफिस जाते वक्त गेट की दरार से अयन ने देखा था श्रेयश्री का एक खौफनाक रूप। कभी बेमतलब ही अकेले खिलखिलाकर हंस रही थी वो, कभी फिर अपने ही नाखूनों से अपने गाल नोचकर लहूलुहान कर रही थी और बीच बीच में मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। नहीं। खतरे को भांपकर अयन ऑफिस नहीं गया, वो सीधा दौड़ कर गया सोमनाथ तांत्रिक के ठिकाने पर। धुएं से भरे उस कमरे में कदम रखते ही सोमनाथ ने अचानक आंखें खोली। वो नजर जैसे इंसान की ना हो, ज्वलंत आग के गोले। कोई बात नहीं, सिर्फ हाथ के इशारे से लौट जाने को कहा। अयन सोच भी नहीं पाया था कि वो तांत्रिक उसका अनजाने में ही पीछा कर रहे हैं। ठीक जब अयन की आखिरी सांस निकलने ही वाली थी, तभी हवा का सीना चीरते हुए गूंज उठा एक गहरा मंत्रोच्चार। मंत्र के साथ ही सोमनाथ तांत्रिक का फेंका हुआ गंगा जल श्रेयश्री के शरीर पर लगते ही उसने एक भयानक चीख मारी। अयन को छोड़ दिया। श्रेयश्री जमीन पर गिरकर कराहने लगी। चारों ओर सन्नाटा। सोमनाथ तांत्रिक आंखें बंद किए कुछ पल पत्थर की मूरत की तरह खड़े रहे। फिर बेहद गंभीर और फटी हुई आवाज में सिर्फ दो शब्द, डाक बंगला। अयन हाँफ रहा था, मगर वो दो शब्द उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई एक बर्फीली लहर। वो जानता था असली खौफ की शुरुआत ठीक वहीं से हुई। शालबनी गांव, जिसका नाम आज भी पुराने लोग सुनते ही डर और बेचैनी से सिहर उठते हैं। सभ्यता की रोशनी से 100 कोस दूर उस गांव के आखिरी छोर पर गहरे घुटन भरे जंगल के किनारे खड़ा है एक जर्जर विशाल डाक बंगला, जिसकी हर दरार, हर जंग लगी कड़ी में बसी है एक दबा हुआ ठंडा अभिशाप। वही अभिशाप फिर से पंख फैलाने लगा जब शहर से नवविवाहित दंपति अयन और श्रेयसी एक दूसरे में खोए हुए हनीमून मनाने के लिए उस बंगले के सुधारे गए हिस्से में पहुंचे। अयन था आधुनिक सोच वाला। उसके वैज्ञानिक दिमाग में इन लोक कथाओं के लिए जरा भी जगह नहीं थी। वो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर श्रेयसी को सहज करने की कोशिश करता था, लेकिन श्रेयसी का मन कांच जैसा नर्म, अपने पति के प्रेम में सुरक्षित महसूस करने के बावजूद बंगले की पत्थर की दीवारों पर जमा सीलन, छत से झड़ती पलस्तर, बस उन्हें देखकर ही उसकी रीढ़ में एक अनजानी आशंका की ठंडी लहर दौड़ जाती थी। वो खुद को अजीब तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगी थी। उनके आने के एक हफ्ते के भीतर ही गांव की फुसफुसाहट बदल गई हलचल में। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। कहते हैं बंगले की छत से आधी रात को सुनाई देती है नुपुर की करुण झंकार, और कभी कभी बंद कमरे से आती है किसी की असहनीय पीड़ा से भरी हुई दबे हुए कराहने की आवाज। घटना उस रात अचानक बदल गई, क्योंकि श्रेयसी ने सचमुच कुछ देखा था। उनके बेडरूम की दीवार पर रखी पुरानी भारी अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, और वहां से जैसे जमा हुआ ठंडा हवा का झोंका धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अगले दिन सुबह जब श्रेयसी ने अयन को बताया, वो हंस पड़ा। अरे वो कुछ नहीं, हवा अंदर आई होगी। लेकिन श्रेयसी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रही, क्योंकि पिछली रात उसने सिर्फ हवा नहीं देखी थी, उसने देखा था उसी अंधेरी दरार में दो चमकती लाल आंखें जो बिना पलक झपकाए
उसे घूर रही थी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। श्रेयसी की नींद खुली एक तेज धातु जैसी गंध से, और उसके साथ था धीमा मगर दर्द से भरा रोना। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा अलमारी की उस छोटी दरार से खून से भरा एक उंगली बहुत हल्के से लकड़ी पर दस्तक दे रही थी। डर से पत्थर की तरह जमकर श्रेयसी ने आंखें बंद कर लीं और इंतजार करती रही जब तक सुबह की रोशनी कमरे में नहीं आ गई। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में सरसराहट शुरू हो गई और फिर स्थानीय अखबार ने इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए मशहूर इन्वेस्टिगेटिव फोटोग्राफर अर्नब रॉय को भेजा। अर्नब तर्कवादी थे, हर बात का सबूत चाहते थे, लेकिन अलौकिक घटनाओं को दस्तावेज करने की एक अजीब लत थी उन्हें। शालबनी पहुंचकर अर्नब ने सबसे पहले अयन और श्रेयसी से मुलाकात की। श्रेयसी की आंखों में उन्होंने देखा डर, एक असहाय मौन चीख, और अयन, उसके चेहरे पर था अविश्वास और चिड़चिड़ाहट का मिला जुला भाव। उसके बाद अर्नब ने बंगले का एक एक कोना देखा, लेकिन फिर उनकी नजर टिक गई उसी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर। वो अलमारी इंसान के कद से लगभग 2 गुनी ऊंची थी, काले महोगनी लकड़ी की बनी, और उसके शरीर पर जंग लगे पैटर्न उभर आए थे। और सबसे अजीब बात, वो अलमारी कमरे की फर्श पर कील से ठोक कर जड़ी हुई थी, मानो कोई चाहता ही नहीं था कि उसकी अंदर छुपी सच्चाई कभी सामने आए। अर्नब ने बंगले का इतिहास खोजना शुरू किया। स्थानीय बुजुर्गों से उन्होंने सुना, लगभग 70 साल पहले इसी बंगले में रहते थे एक जमींदार और उसकी सुंदर पत्नी महिमा। लेकिन रहस्य यहाँ से शुरू हुआ। शक की छाया में जमींदार महिमा को एक गहरे तहखाने में बंद कर देते थे, और फिर एक दिन महिमा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है जमींदार ने खुद उन्हें मार डाला और अलमारी या तहखाने में दबा दिया। तभी से महिमा की अधूरी आत्मा इस बंगले में भटकती रहती है। अर्नब ने कैमरा सेट किया, विशेष रूप से अलमारी की ओर। रात लगभग 1:30 बजे थी। बाहर केवल झींझी की आवाज और कोई ध्वनि नहीं। अर्नब ने फ्लैश गन लोड की और मौन में इंतजार करने लगे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा था। उनकी गर्दन पर जैसे कोई ठंडी सांस पड़ गई हो। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसी क्षण उनकी नजर अलमारी पर पड़ी। उन्होंने देखा अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था और उस फटके से आ रही थी सड़ी हुई गंध और धातु जैसी खून की गंध। अर्नब कांपते हुए कैमरा तैयार कर रहे थे। ठीक उसी समय फटके से बाहर निकला एक खून से सना जख्मी हाथ। वो हाथ बाहर आकर जैसे मदद के लिए करहा रहा था। अर्नब ने फ्लैश जलाया और जल्दी जल्दी कई तस्वीरें खींची। कुछ ही पलों में अलमारी से बाहर निकली एक धुंधली लंबी साया मूर्ति। साया धुएं जैसी थी, कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन उसके केंद्र में 2 जलते हुए प्रतिशोधी आंखें थी। साया धीरे धीरे अर्नब की ओर बढ़ने लगी। अर्नब ने अंतिम प्रयास में फ्लैश मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साया कमरे में घूमकर सीधे दीवार से होकर चली गई। अगली सुबह जब अर्नब ने तस्वीरें विकसित की, वो स्तब्ध रह गए। एक तस्वीर में अलमारी के दरवाजे के फटके में स्पष्ट दिखाई दे रहा था वो खून से सना हाथ, और दूसरी तस्वीर में दिखी वही साया मूर्ति जो शायद एक महिला की थी। अर्नब निश्चित हो गए कि महिमा की आत्मा इस बंगले में बंद है। अर्नब ने अयन और श्रेयसी से जोर देकर कहा, इस बंगले को छोड़कर चले जाने के लिए। जाने से पहले अर्नब ने निर्णय लिया अलमारी का असली रहस्य उजागर करने का। उन्होंने फर्श के कील हटा दिए और अलमारी को सरका कर देखा। वहां था एक दबा हुआ तहखाने का दरवाजा, सीमेंट की परत से ढका हुआ। परत तोड़कर भीतर प्रवेश किया और जो देखा
वह और भी भयावह था। भीतर था एक छोटा अंधकारमय तहखाना, जिसे लोग डर के कारण अंधकार तहखाना कहते थे। तहखाने के अंत में फर्श पर पड़े थे महिमा के पुराने कपड़े और टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े। तहखाने के एक कोने में पुरानी गीली मिट्टी खोदने पर कुछ मानव हड्डियां बाहर आईं। रहस्य उजागर हुआ। जमींदार ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे इसी तहखाने में दफन किया था। यही तहखाना था महिमा की बंदी गृह और अंतिम शैया। रहस्य उजागर हुआ, लेकिन शांति लौटकर नहीं आई। अर्णव ने उन हड्डियों को गांव के मंदिर प्रांगण में सम्मानपूर्वक दफन करने की व्यवस्था की। उन्होंने सोचा, इससे महिमा की आत्मा अंततः मुक्त हो जाएगी। लेकिन उसी रात जब अर्णव अपनी कार में लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा बंगले के पीछे घने जंगल के रास्ते में वो साया मूर्ति खड़ी है। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास खड़ा है एक और धुंधला पुरुष साया, जमींदार की आत्मा। महिमा की आत्मा शायद आजाद नहीं हुई, क्योंकि उसका हत्यारा अभी भी इस जगह पर भटक रहा है। उसकी मुक्ति अर्णव के हाथ में नहीं आई है एक नई भयानक परिणति के शुरुआत के रूप में। अर्णव ने तेजी से कार चलाई और गांव छोड़ दिया। वो जानते थे, अंधकार तहखाने के अंत में जो भयानक सत्य छुपा था, वो केवल एक अध्याय का अंत नहीं था। ये शालबनी गांव के इतिहास में एक अनंत भयानक भूतिया उत्तराधिकार की शुरुआत थी। और वो भूत बंगला आज भी खड़ा है, दो प्रतिशोधी आत्माओं का शाश्वत युद्ध क्षेत्र बनकर।